हेलो, गुड इवनिंग। मैं रजनीश राज अभी आपके साथ एक कंटेम्प्ररी टॉपिक डिस्कस करूंगा। वह है हमारे देश में अभी पिछले दिनों कानूनी हलके में यह चर्चा रही है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है। और प्रशांत भूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा था, जिसके तहत उनको दोषी बताया गया। हम इसका कोई पॉलिटिकल एंगल वगैरह डिस्कस करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमारा पर्पस एकेडमिक है और एग्जाम ओरिएंटेड है। तो इसके तहत आपके यूपीएससी के एग्जाम में या किसी पीसीएस के एग्जाम में या आपको इंटरव्यू वगैरह के किसी बोर्ड में यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप हमारी चर्चा के बाद अपना आंसर गढ़ने में सक्षम हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम यह देखना चाहेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या है। यह सिंपल एक बात समझिए कि अदालत कैसे चलेगा, उसके तहत उसके प्रोसीडिंग्स कैसे होंगे, उनके द्वारा जारी किए गए निर्णयों के ऊपर अमल कैसे होगा, और इन दोनों के अतिरिक्त अदालत में बैठे हुए जजेस की गरिमा कैसे सुरक्षित रहेगी। इन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और आगे चलकर पार्लियामेंट्री लॉ के माध्यम से अदालत को यह अधिकार दे दिया गया कि वो अदालत के निर्णयों का सम्मान करवाने के लिए उल्लंघनकर्ता के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। वो अदालत की गतिविधि को बाधित करने वाले के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और वो जजेस की गरिमा को भंग करने वाले के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इस तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सामान्य अर्थ स्पष्ट है। इसके तहत व्यक्ति के ऊपर जब कोई आरोप होता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ जांच के बाद यदि वह दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर आर्थिक दंड का भी प्रावधान है और उसे जेल भी भेजा जा सकता है। इस तरीके से देखा जाए तो यह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या सिविल जस्टिस सिस्टम को बेहतर और प्रभावशाली बनाने के लिए अदालत को दिया गया एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। जिस तरीके से विधानसभा या लोकसभा के अंदर उसकी प्रक्रिया किस तरीके से संचालित की जाएगी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां हैं, उसी तरीके से कोर्ट के प्रोसीडिंग्स कैसे चलेंगे को लेकर वहां के जज के पास में अधिकार है। इस तरीके से हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सामान्य मतलब समझ सकते हैं। अब हम चलकर देखेंगे कि हमारे देश में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजन है। तो आप देखोगे कि सबसे पहले इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो आर्टिकल 129 से निकल के आता है, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के उल्लंघन की स्थिति में उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आधार पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। ये जो 129 इधर है वही नीचे का सब देखेंगे तो आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट को प्राप्त है, क्योंकि वो भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इस तरीके से ये दो आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेम्प्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेस को तय करता है। फिर देखोगे कि आर्टिकल 142 सब क्लॉज 2, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट इससे संबंधित तमाम प्रकार के इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और इन्वेस्टिगेशन करते हुए कंटेम्प्ट के लिए दोषी व्यक्ति को पनिशमेंट दे सकता है। यहां पर आप देखोगे कि एक पार्लियामेंट्री एक्ट भी इस क्रम में आपको नजर आएगा। 1971 ईस्वी का पार्लियामेंट्री एक्ट है जिसे हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 कहते हैं। 1971 के कंटेम्प्ट लॉ में एक पॉइंट है
कि यदि कोर्ट को लगता है कि कोई आदमी उसकी मर्यादा को भंग कर रहा है, स्कैंडलाइज कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आधार पर मुकदमा किया जा सकता है। इस विषय को लेकर 2018 में गवर्नमेंट ने लॉ कमीशन के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिस्ट से बाहर कर दिया। लेकिन लॉ कमीशन ने इसके जवाब में यह कहा कि आप इसे बाहर भी कर देते हैं तो भी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को आप नहीं कम कर पाएंगे, क्योंकि उसके पास में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 140 सब क्लॉज 2 के तहत इस तरह के मामले को सुनने का पर्याप्त अधिकार है। वस्तुतः ये जो पार्लियामेंट्री एक्ट है ना 1971 वाला, वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को बढ़ाता नहीं है, बल्कि उसको रीजनेबल बनाने की कोशिश करता है। अतः इस सब क्लॉज को हटा देने का कोई फायदा नहीं है। ये यदि नहीं है तो भी सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का प्रैक्टिस कर सकता है, और यदि है तो प्रैक्टिस कर ही रहा है। इसके बाकी सारे क्लॉजेज एंड सब क्लॉजेज को पढ़ने से यह पता चलता है कि इनफैक्ट ये अपने आप में एक प्रकार का रिस्ट्रिक्टिव मेजर है टू दी वास्ट पावर ऑफ द जुडिशियरी रिगार्डिंग द कंटेम्प्ट लॉ। अब हम यह समझ गए कि कंटेम्प्ट से संबंधित हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ का बेस क्या है। अब हम लोग अगले बिंदु की ओर चलकर देखें कि यदि कंटेम्प्ट के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को हमने समझ लिया, तो हमें यह देखना है कि इस तरीके के जो कंटेम्प्ट्स हो रहे हैं उसको डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। वो कैटेगरीज हमने तैयार किया है 1971 के कंटेम्प्ट लॉ के आधार पर। आप गौर करके देखोगे कि 1971 का जो कंटेम्प्ट लॉ है वह दो तरह का कंटेम्प्ट बता रहा है। एक है सिविल अवमानना और दूसरा है आपराधिक अवमानना। सिविल उस तरह के केसेस को कहा जाता है जो शादी ब्याह से संबंधित होता है या व्यापार आदि से संबंधित होता है, इसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इन सब के अंतर्गत यदि किसी तरह का उल्लंघन हो गया हो तो हम उसे सिविल केसेस में काउंट करते हैं, और सिविल केसेस के अंतर्गत कोर्ट के द्वारा जारी किए गए आदेश, उसके द्वारा दिए गए निर्णय या उसके द्वारा दिए गए डिक्री आदेश या जजमेंट, इनका यदि कंप्लायंस नहीं हो पाया, यदि इनका पालन सुनिश्चित नहीं हो पाया, तो फिर इसके अगेंस्ट कोर्ट के पास पावर है कि वह कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का केस चला सकता है संबंधित दोषी व्यक्ति के खिलाफ, जिसके तहत वह उनके ऊपर अर्थदंड लगा सकता है या उन्हें जेल भी भेज सकता है। तो आप यहां पर सिविल के मामले में क्या देख रहे हैं? कोर्ट अपने जजमेंट को, अपने डिक्री, अपने ऑर्डर को बेसिकली कंप्लायंस के लेवल पर ले जाना चाहता है। इसके उल्लंघन के लिए कंटेम्प्ट का लॉ यूज में लाया जाता है। दूसरे तरफ चलकर देखेंगे कि जो आपराधिक मामला है इसमें क्या कहानी है। इसमें कहानी यह है कि यदि आप कोर्ट के बारे में कोई टिप्पणी करते हैं, कोई चीज पब्लिश करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, संकेतों और प्रतीकों का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात कहते हैं, किसी भी माध्यम से यदि आपने अपने बिहेवियर के रास्ते स्कैंडलाइज कर दिया है कोर्ट के किसी जज वगैरह को, या उनके अथॉरिटी को आपने लोअर डाउन कर दिया है, उनकी मानहानि कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में अदालत आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। यह समझने लायक बात है कि ऐसे केसेस सिर्फ और सिर्फ कोर्ट रूम के बाहर नहीं होते हैं,
यहां भी कंटेम्प्ट का दो कैटेगरी नजर आएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है कि कोर्ट के दौरान ही, जब उसकी कार्रवाई चल रही है उसी दौरान यदि कोई ऐसी गतिविधि हो गई जिससे कि कोर्ट अपनी प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं कर पा रहा है, या उसमें बैठे हुए जज का आपके व्यवहार से कोई अपमानित कार्य हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का केस चलाया जा सकता है। यदि आप कोर्ट रूम के बाहर भी कुछ लिख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, जिससे कि कोर्ट के अंदर बैठे हुए जजेस का स्कैंडलाइजेशन हो रहा है या उनकी डिग्निटी, उनकी अथॉरिटी बाधित हो रही है, तो आपके अगेंस्ट कंटेम्प्ट का केस चलाया जा सकता है। अब आपको जब यह मालूम हो गया कि कंटेम्प्ट के केसेस कैसे होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो अब हम उसके आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां आपको यह बताया गया है कि यानी कि यह प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया गया है। यह लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 है, 19(1) आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, और 19(2) उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। तो एक तरफ तो आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे दिया। यह समझने की बात है कि हम जिस डेमोक्रेसी में जी रहे हैं वो डेमोक्रेसी लिबरल आइडियोलॉजी पर आधारित है। लिबरल आइडियोलॉजी का कार्डिनल प्रिंसिपल है लिबर्टी। लिबर्टी का एक इंटीग्रल पार्ट है इंटेलेक्चुअल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डेमोक्रेसी की सबसे बुनियादी बातों में से एक है। लेकिन इसी क्रम में यह भी रिमार्केबल है कि यह नेचुरल राइट नहीं है। आइडियोलॉजिकली लॉक ने नेचुरल राइट की बात किया था, लेकिन दुनिया के किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में नेचुरल राइट को अडॉप्ट नहीं किया गया है। नेचुरल राइट के आधार पर फंडामेंटल राइट लाया गया है भारतीय संविधान में, और इसी तरह के अधिकार है दुनिया के विभिन्न देशों के संविधान में। और दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। जब ये राइट संपूर्ण नहीं है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। तो यहीं पर एक बात खड़ी होती है कि क्या रिस्ट्रिक्शन लगाकर हम लिबरलिज्म के फंडामेंटल प्रिंसिपल को हार्म तो नहीं कर रहे हैं? तो बात कही गई, नो 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 नो, दिस इज नॉट टू हार्म, बट दिस इज जस्ट टू impose some reasonable approach upon the individuals who can misuse the right given into the article 19(1). आपके फंडामेंटल राइट के तहत जो अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है उसका आप दुरुपयोग कर सकते हो। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए एक रीजनेबल किस्म का रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। यानी कि आपको यह समझना है कि कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के प्रावधान को आर्टिकल 19 के लिए वायोलेटिव नहीं समझना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे जुडिशियल डिसीजंस के आधार पर यह वायोलेटिव है कि नहीं है। मैं कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने, लॉ बनाने वालों ने जिस स्पिरिट के साथ इन दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दिया है, उसके अंतर्गत जाकर देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि कंटेम्प्ट के लिए जो राइट्स दिए गए हैं जुडिशरी के पास, वो बेसिकली फंडामेंटल राइट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को इंश्योर करने का एक उपाय है, ताकि जुडिशियल प्रक्रिया वाजिब तरीके से चल सके और जजों की गरिमा बनी रहे एवं उनके निर्णयों का उचित स्तर पर निष्पादन और संपादन हो सके। अब ये देखोगे कि स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया गया है, लेकिन इसी के साथ इस अधिनियम के सेक्शन 3 में, सेक्शन 3 ऑफ द पार्लियामेंट्री एक्ट कंटेम्प्ट का जो 1971 में बना था, सेक्शन 3 में कहा गया है कि यदि कोई इनोसेंट पब्लिकेशन है
यदि जुडिशियरी ने डिसीजन दिया है और डिसीजन के बाद कोई पब्लिकेशन आया है और पब्लिकेशन कोई मलाफाइडी लेकर नहीं आया है, वो एक मेरिट बेस्ड जजमेंट किया है और जजमेंट जब किया है तो उसको लगता है कि डिसीजन में कोई गलती है, तो इसके लिए उसके ऊपर कंटेम्प्ट का केस नहीं लगेगा। कि यदि कोई इनोसेंट पब्लिकेशन है तो सजा नहीं मिलेगी। इसके तहत उचित और उपयुक्त रिपोर्टिंग को कंटेम्प्ट नहीं माने जाएगा। यदि आप पत्रकार हैं, आपने रिपोर्टिंग किया है, उचित किया है, उपयुक्त किया है, भले ही इसके अंतर्गत आपने मेरिट के आधार पर कोर्ट के डिसीजन को गलत कहा है, तो भी आपके ऊपर कंटेम्प्ट का लॉ नहीं लागू होगा। यानी कि आप इसे एक ड्रैकोनियन लॉ की तरह मत देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि डिसीजन दे दिया है तो उनके डिसीजन के आगे सबके जुबान सिल जाएंगे, इतना डरने की जरूरत नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा लॉ हमारे आर्टिकल 19(1) के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए वायोलेटिव माइंडसेट के साथ में काम नहीं करता है। उसके तहत आर्टिकल 19(1) के राइट को कार्डिनल प्रिंसिपल के तहत एक्सेप्ट करता है। तो अब आप इसके आगे की ओर चलकर देखिए कि इसमें यह प्रावधान भी किया गया है कि यदि कोई माफी मांग लेता है कि भाई हमने जो किया वो गलती है, तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुकदमे को बहुत दूर तक खींचने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमको टिट फॉर टैट के पर्पस से ड्रिवन होंगे। कोशिश यह होती है कि अदालत के कार्य को चलाने के लिए इसको बतौर टूल यूज किया जाए। ऐसे में यदि किसी ने माफी मांग लिया तो इसको दफा दफा कर दिया जाएगा। इस केस में भी आप देखोगे जब प्रशांत भूषण जी को कोर्ट की सुनवाई के दौरान यह कहा गया था कि ये माफी मांग लें, ये कह दें कि इनसे गलती हुई है तो ये केस यहीं पर रोक दिया जाएगा। हालांकि इसमें सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कई सारे विचारक ऐसे भी खड़े हुए हैं जिन्होंने ये कहा कि प्रशांत भूषण जी से कोर्ट से बाहर सेटलमेंट की जो बात की गई थी कि वो टेलीफोन पे बात कर लेंगे, तो टेलीफोन पे बात क्यों करना? जब ओपन कोर्ट चल रहा है तो जो भी कहना है आप ओपन कोर्ट में कहिए और प्रशांत भूषण जी को भी जो कहना है वो ओपन कोर्ट में कहेंगे। ओपन कोर्ट में ही यदि किसी ने गलती किया है तो गलती एक्सेप्ट करे और नहीं किया है तो कहे कि नहीं मैंने गलती नहीं किया है, मेरे ऊपर केस चलना है तो चले। तो व्हाई एनी सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट? Settlement outside the court is not a very healthy tradition। ऐसा इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है ना, तो लैक ऑफ द ट्रांसपेरेंसी किसी भी प्रकार का करवट ले सकता है। इसलिए इस जगह पर मैं यही मानता हूं कि ओपन कोर्ट रूम में ही सब कुछ तय होना चाहिए। है इधर चल के देखिए कि यह भी कहा गया कि 1 वर्ष के अंदर ही मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के अगेंस्ट यदि कोई कार्य हुआ है तो कार्य यदि हुआ है तो क्या उसके 10, 20, 25, 50 साल के बाद में मुकदमा चलाया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। 1 साल के अंतर्गत आपको केस कर देना चाहिए तो मुकदमा चलेगा। इस अधिनियम का सेक्शन 13 यह कहता है कि यदि व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान नहीं डाल रहा है तो सामान्यतया उसके ऊपर आपराधिक कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का केस नहीं चलना चाहिए। यहां पर आप देखोगे तो लॉ बनाने वाले का इंटेंट नजर आएगा। लॉ बनाने वाला सुप्रीम कोर्ट के राइट को रीजनेबली रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है और नागरिकों के राइट को प्रोमोट करना चाहता है, और इसीलिए यह कह रहा है कि आपके कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट संबंधित जो राइट्स हैं उस राइट को प्रैक्टिस करते हुए आप इस बात का ध्यान रखा करिए कि सामान्यतया व्यक्ति ने आपकी आलोचना कर दिया तो आलोचना मात्र के आधार पर आप उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का केस न चलाइए। यह तब के लिए वाजिब है जबकि किसी व्यक्ति के व्यवहार से कोर्ट का प्रोसीडिंग बाधित हो जा रहा हो, क्योंकि न्याय लोगों के जीवन का अधिकार है और न्याय की व्यवस्था का संचालन आप कर रहे हैं। यदि किसी ने न्याय की व्यवस्था और उससे संबंधित प्रक्रिया को ही डिस्टर्ब कर दिया तो निश्चित तौर पर वह आदमी गलत कर रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सामान्य तौर पर आपकी आलोचना वगैरह होती है तो इसको लेकर आपको उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का केस नहीं चलाना चाहिए। ये इस एक्ट का बेसिकली स्पिरिट बताता है। अब हम इसके अगले पक्ष की ओर चलते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट
की जो व्यवस्था है उसके पक्ष में भी कुछ बातें हैं और विपक्ष में भी कुछ बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक ड्रेकोनियन लॉ है जो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमेसी के संरक्षण के लिए आया है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, ये जरूरी है, जुडिशियल सिस्टम के उपयुक्त और सम्मानजनक डिलीवरी के लिए इसका होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पक्ष में बोलने वाले लोग क्या बोलते हैं और विपक्ष में बोलने वाले क्या लोग बोलते हैं। तो पक्ष का तर्क यह है कि इसके बगैर कानून के शासन पर संकट आ जाए। ये तो स्वाभाविक बात है कि हम देखते हैं कि कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, डिक्री दे दिया, जजमेंट दे दिया और उसका यदि कंप्लायंस ही नहीं हुआ और ऐसे में कोर्ट उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, तो एग्जीक्यूटिव के लेवल पर ऐसी बहुत सारी संभावनाएं गुजरती हैं कि कोर्ट के ऑर्डर्स निकलते रहेंगे और वो इसके ऊपर कान में तेल डाल के सोए रहेंगे। तो इस तरह की सख्ती का होना कोर्ट के लिए जरूरी है, अन्यथा रूल ऑफ द लॉ खतरे में जाए। अतः इस जगह पर कोर्ट के राइट का सम्मान करना जरूरी है। यहां पर मैं अपना डिसीजन भी बता दे रहा हूं कि इस जगह पर कि जिसके तहत ऑर्डर के कंप्लायंस के लिए कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का राइट है जुडिशरी के पास में, वह एक उपयुक्त और आवश्यक अधिकार है। दूसरा है कि गैर जिम्मेदार और अमर्यादित आलोचना से अदालत स्वयं भी एक पार्टी की तरह नजर आने लगेगी। इसका मतलब यह है कि आप इसको तीसरे पॉइंट से भी जोड़कर देखिए कि आज की भारत की आलोचना की पद्धति को देखते हुए इसकी महत्ता बढ़ जाती है। दूसरा और तीसरा पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज हम हिंदुस्तान में एक ऐसी अवस्था में अपने आप को पाते हैं जहां की धर्म और जाति और क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर आइडेंटिटी बेस्ड अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग हो चुका है। और ऐसे में हम इस स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं कि मेरा चोर साधु है, तुम्हारा साधु चोर है। हमारी मनोदशा कुछ इस तरह से बनती जा रही है कि जिसके तहत मैं जिस आदमी का समर्थन करता हूं वो आदमी हर हाल में सही है। हम सही और गलत के आधार पर जजमेंट करके अपना चयन नहीं कर रहे हैं। हम चयन कर चुके हैं और अब वह हर हाल में सही है। उसके गलत होने का कोई स्कोप ही हमने नहीं छोड़ा है। हम उसके साथ आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स के तहत अटैच्ड हो चुके। मीडिया इसी दिशा में हमारा मनोविज्ञान तैयार कर रहा है। धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी भी बड़े पैमाने पर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो मीडिया वैसा हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी वैसा हो रहा है। स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो वहां पर बच्चे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर भी जिस प्रकार की राजनीति शुरू हुई है उसके अंतर्गत एकेडमिक लेवल पर स्वतंत्रता पूर्वक सोचने समझने के बजाय बिल्कुल ही कमिटेड तरीके से अपनी समझ बनाकर राइट एंड रॉन्ग का जजमेंट करने की प्रवृत्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही। ऐसी स्थिति में बिल्कुल ही प्रबल संभावना है कि जैसे ही जुडिशियल डिसीजन आएगा, यदि वो डिसीजन मेरे लिए फेवरेबल नहीं है तो मैं उसकी आलोचना करूंगा और ऐसी आलोचना करूंगा जिसमें कि हम जुडिशरी के ऊपर सीधे सीधे पूर्वाग्रह का आरोप लगा देंगे। और चूंकि कोई भी डिसीजन सबके लिए फेवरेबल नहीं होगा, यदि वह हिंदू के पक्ष में गया तो मुसलमान गलत बोलेगा, मुसलमान के पक्ष में गया तो हिंदू गलत बोलेगा, ब्राह्मण के पक्ष में गया तो दलित गलत बोलेगा, दलित के पक्ष में गया तो ब्राह्मण गलत बोलेगा, उत्तर के पक्ष में गया तो दक्षिण गलत बोलेगा, पूर्व के पक्ष में गया तो पश्चिम गलत बोलेगा। डिवीजन जब शार्प हो जाता है और हमारी समझदारी जब हमारी पहचान की राजनीति पर आधारित हो जाती है तो हमारा जजमेंट हमेशा पूर्वाग्रही होता है। और जब पूर्वाग्रही जजमेंट होता है तो वह इमोशनली बहुत अधिक लपट लेकर आता है और उस लपट में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा भी जल के राख हो जाए। इसलिए इस समय आप मेरी बात को अपने अनुभवों से भी जोड़कर देख सकते हैं कि कितनी अमर्यादित भाषा का उपयोग किया जाता है उनके प्रति जिनकी आलोचना की छूट लोगों को दी गई है। तो यदि हम इस प्रकार से लोगों को क्रिटिसिज्म
की खुली छूट दे दे इन द नेम ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो जुडिशरी की धज्जी उड़ जाएगी और उसके बाद हिंदुस्तान के लोगों का जुडिशियल सिस्टम पर से यकीन खारिज हो जाएगा। जबकि ध्यान ये रखिए कि दंड में प्रतिशोध की भावना भी हो सकती है। उसको न्याय का स्वरूप तभी दिया जाता है जबकि न्याय देने वाली संस्था के प्रति यकीन जिंदा हो। संस्था की शुभता और उसकी शुभता के ऊपर यकीन से ही दंड न्याय नजर आता है, इसका निर्णय न्याय संगत नजर आता है, भले ही वो मेरे खिलाफ ही क्यों न गया हो। जब हम इसको अपनी पहचान की राजनीति का शिकार बनाएंगे तो एज अ कंट्री हम फेल हो जाएंगे। जुडिशरी का जो सुप्रीम बॉडी है वो एज अ कंट्री हमें बांधे हुए है, अतः हमें इसे बचाना पड़ेगा। अब इसके बाद हमको का दूसरा पहलू देखना है, वो ये कि विपक्ष में क्या तर्क है। जुडिशियरी के पास जो कंटेम्प्ट का पावर दिया गया है उसके अगेंस्ट में क्या लॉजिक है। पक्ष का लॉजिक तो मैंने बता दिया, अगेंस्ट का लॉजिक यह है कि यह अदालत की अपरिमित शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिसके अंदर न्यायपालिका और न्यायाधीश कभी कभी एक नजर आने लगते हैं। यहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का डिबेट समझना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोविजन देता है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म उस प्रोविजन के पीछे का फिलॉसफी है। उस फिलॉसफी में कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के पीछे का पर्पस शामिल होता है। पर्पस मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि भारत के संविधान निर्माता फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सम्मान करते हुए, लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा को सम्मान देते हुए जुडिशियल प्रक्रिया को सुचारू तरीके से संचालित करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का प्रावधान लेकर आए हैं। लेकिन अब बात यह निकल कर आती है कि क्या जुडिशियरी हमेशा इस स्पिरिट का रेस्पेक्ट करता है। आप यदि हिंदुस्तान के जुडिशियरी के प्रैक्टिकल पक्ष को देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आने को है कि एक एडिशनल एक्टिवनेस नजर आता है जुडिशरी में तब जबकि इन्हें अपने राइट्स की रक्षा करना होता है, और ठीक उसी समय वो सक्रियता नजर नहीं आती है जबकि इनके आंखों के सामने कई तरह की और गलतियां गुजर रही हो। बतौर उदाहरण आप देख सकते हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके अंदर जो नेपोटिज्म था, उस नेपोटिज्म ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में कई ऐसे लोगों को जज बनने का मौका दिया जिनमें योग्यता नहीं थी, जिनमें न जाने कौन कौन से कंसिडरेशन काम कर रहे थे, लेकिन वो जज बनते रहे। दूसरी ओर कई सारे जजों के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगते रहे और उसके बाद भी वो जज के रूप में काम करते रहे। यदि किसी के ऊपर ज्यादा बड़ा आरोप लगा तो उनको एक हाई कोर्ट से निकाल के दूसरे हाई कोर्ट में भेज दिया गया। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने अभी तक यहां का गंदा किया, आगे जाके दूसरे को गंदा करिएगा। तो इस तरीके से व्यवहार चलता रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कान के ऊपर कोई ज्यादा जू नहीं रहेगा। लेकिन जब बात आई कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाएगा और जजेस की नियुक्ति का एक नया पैटर्न लाया जाएगा, तो उस कानून को इन्होंने खारिज कर दिया। मैं कानून के खारिज किए जाने के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ यह बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो अति सचेतन नजर आता है वह प्रायः उन जगहों पर नजर आता है जहां पर कि इनके अधिकार का प्रश्न खड़ा होता है, जबकि इन्हें अपने अधिकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। इनके अधिकार जितने भी हैं वो नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए आए हैं।
पर्पस है नागरिक को मजबूत करना, न कि अदालत में बैठे हुए जज को मजबूत करना। पावर डज नॉट अकर्स इन द वैक्यूम। शक्ति निर्वात में पैदा नहीं होती है। शक्ति के पैदा होने के पीछे कोई ना कोई एक वजह होता है। उस वजह में ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म निहित होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के पीछे का पर्पस निहित होता है। तो इस आधार पर लेकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे मध्यकाल में हम ये सुनते थे कि आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड इज द लॉ। राजा कहते थे कि मैं ही राज्य हूं। राज्य और राजा दोनों एक दूसरे का पर्याय हो जाते थे। यहां पर आप देखोगे कि कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के केसेस में ऐसी प्रवृत्ति आपको नजर आएगी कि सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, या कोई जज जो है, वो सुप्रीम कोर्ट का पर्याय बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट अलग बॉडी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एनी अदर जज एक ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग को पावर नहीं दिया गया है, पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है लोगों के राइट की रक्षा के लिए। और उस जगह पर जाने वाला आदमी गलत हो सकता है। ओवरऑल आप समझो कि लिबरल आइडियोलॉजी का कहना है कि स्टेट एक एविल बॉडी है। तो प्राइम मिनिस्टर में यदि एविल हो सकता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में भी हो सकता है। हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पवित्र गाय नहीं समझना है, हमें सुप्रीम कोर्ट को रेस्पेक्ट देना है। सुप्रीम कोर्ट के जजेज यदि गलती करेंगे तो उनकी गलती की पहचान करके उनके ऊपर टीका टिप्पणी करने को लेकर किसी तरह का परहेज नहीं करना चाहिए। यहां एक बड़ा प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि इंडिया में चीफ जस्टिस से लेकर अन्य जस्टिस, चाहे हाईकोर्ट के जस्टिस हो, उनके रिमूवल का एक प्रोसेस है। लेकिन रिमूवल का प्रोसेस इतना डिफिकल्ट है कि उसके तहत अभी तक इक्का दुक्का लोगों के खिलाफ ही कुछ हद तक प्रोसीडिंग आगे बढ़ पाया है। तो क्या उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं खोजना चाहिए? मुझे लगता है कि यदि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया और उनके कार्य की प्रणाली को अपनी आलोचना का विषय बनाते हैं तो यह बेसिकली जुडिशियरी को बेहतर बनाने का एक उपाय होता है। जरूरी नहीं है कि वह जुडिशियरी के डिग्निटी को लोअर डाउन करने वाला उपाय हो। तो यहां पर यह देखना है कि इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में हम केस दर केस चलकर देखेंगे तो हमें बेहतर निष्कर्ष मिलेगा। हम एक प्लेन ब्लैक एंड व्हाइट रियलिटी के तहत नहीं देख सकते हैं। कई दफा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस अनिवार्य लगता है, कई दफा लगता है कि जैसे कि यह किसी फ्यूडल अथॉरिटी ने अपनी सत्ता की रक्षा के लिए कोई व्यवहार किया है। तो हमें स्टेट को अपना पर्याय नहीं बनाने वाला राजा चाहिए, तो हमें सुप्रीम कोर्ट को अपना पर्याय नहीं बनाने वाला जज चाहिए। अब दूसरा मुद्दा है कि यह अनुच्छेद 19 की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति संगत पाबंदी के नाम पर कठोर एवं स्वेच्छाचारी पाबंदी की तरह प्रतीत होता है। ये कठोर और स्वेच्छाचारी पाबंदी की तरह इसीलिए प्रतीत होता है क्योंकि जज साहब के अगेंस्ट कोई टिप्पणी की जाती है और वही जज साहब इसको कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट कह देते हैं और वही जज साहब इस प्रकार के आरोप की जांच करते हैं और फैसला कर देते हैं कि व्यक्ति दोषी है। इसमें आप देखोगे कि सामान्य तौर पर जो क्रिमिनल लॉ होता है ना, उसमें यह माना जाता है कि व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक कि वो दोषी सिद्ध न हो गया हो। लेकिन यहां तो यह है कि जब तक वो निर्दोष सिद्ध न हो गया वो दोषी है, और जिसके ऊपर आपने टिप्पणी किया वही आदमी आपका जज है। इसका मतलब यह हुआ कि जो आदमी विक्टिम है वही आदमी जज है। तो यदि विक्टिम को आप जज बना देंगे तो स्वाभाविक है कि जजमेंट में इस बात की संभावना रहती है कि ज्यादातर आरोपी सजा पाएगा, ज्यादातर आरोपी के ऊपर अब आरोप सिद्ध हो जाएगा, इस बात की संभावना रहती है। इस तरीके से देखेंगे तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का कुछ उल्लंघन करता हुआ नजर आएगा। इसीलिए ये समस्या है। इसमें अदालत ही पीड़ित होता है और न्यायाधीश। इस तरह की समस्या को समझ गए तो प्रतिपक्ष का पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले बिंदु की ओर चलते हैं
कि आखिर किस तरीके की अवहेलना के केसेस हमारे सामने में आते हैं, कितने अवहेलनाएं हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी ओर से 2018 ईस्वी में एक रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ क्रिमिनल कंटेम्प्ट के 568 केसेस चल रहे हैं डिफरेंट कोर्ट्स में, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं, डिफरेंट हाई कोर्ट्स वगैरह में। और जो सिविल केसेस है अवमानना के, उनकी संख्या तो बहुत बड़ी है, 96,310। ये तो ज्यादा बड़ी होनी स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कारण क्या है। अब हम इसके कारण की ओर चलते हैं। अवमानना के कारण को समझने के क्रम में सबसे पहला पॉइंट यह कि हमारे जुडिशियरी के डिसीजन मेकिंग का जो पैटर्न है, उस पैटर्न में एक बुनियादी फ्लॉ है, एक बुनियादी दोष है। वो ये कि जब ये कोई निर्देश जारी करते हैं जिसके तहत कि वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ निर्देश देते हैं, तो उसमें सिंपल गवर्नमेंट के नाम पर निर्देश जारी किया जाता है। गवर्नमेंट के किस विभाग को, उस विभाग के कौन से पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है, इसकी कभी चर्चा नहीं होती। नतीजा यह निकल कर आता है कि इनका आदेश जारी हो जाता है, जजमेंट पास हो जाता है और उसका कंप्लायंस नहीं होता, क्योंकि सरकार के अंदर एक बड़ी व्यवस्था काम कर रही होती है। उसमें किसी को यह अपने लिए जारी किया गया आदेश नहीं नजर आता है। और बाद में जब संबंधित पार्टी जिसके पक्ष में यह निर्णय हुआ था वो इसके नॉन कंप्लायंस का कंप्लेन करता है कोर्ट में, तो कोर्ट की ओर से अवमानना का नोटिस भेज दिया जाता है और सरकार अपने किसी एक अधिकारी को भेज देती है। वो अधिकारी भी जानता है कि मैंने तो कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो मेरे खिलाफ तो कोई कार्रवाई होनी नहीं है। ऐसे में केसेस बढ़ते जाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए जरूरी है कि जब हम डिक्री जारी करते हैं, आदेश जारी करते हैं, जजमेंट जारी करते हैं, तो जजमेंट के अंदर यह डायरेक्शन होना चाहिए कि टू whom इट शुड बी डायरेक्टेड। दूसरा है, भारत आज क्रमशः ज्यादा बंटता हुआ समाज नजर आ रहा है। वो मैंने पीछे की चर्चा में बताया है कि हम जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर बढ़ते जा रहे हैं, पॉलिटिकल कम्युनिटीज में बढ़ते जा रहे हैं, आइडियोलॉजिकल डिवीजन ज्यादा होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको यह नजर आने को है कि जो अवमानना के केसेस वो ज्यादा होंगे, क्योंकि जब कोर्ट के डिसीजन को हम पॉलिटिकल तरीके से सेंसिटिव होकर सुनने लगेंगे और उसके ऊपर रिएक्शन देने लगेंगे, तो कोर्ट की मर्यादा के ऊपर भी आघात होगा और अवमानना के केसेस ज्यादा हो जाएंगे। एक तीसरा एंगल आपको नजर आने को है कि सामाजिक स्तर पर कोर्ट के जो डिसीजंस हैं, उसमें पिछले दिनों एक नई प्रवृत्ति देखी गई है। सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऐसे फैसले हैं जिनमें सामाजिक स्तर पर प्रगतिशीलता नजर आती है, परिवर्तन की प्रवृत्ति नजर आती है, जिसमें कि एक रिफॉर्मर का माइंडसेट दिखता है। बतौर उदाहरण आप सबरीमाला का केस देख सकते हैं। अब सबरीमाला के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो उन्होंने ये सीधे सीधे कह दिया कि सबरीमाला में एक सर्टेन एज की महिलाओं के प्रवेश पे पाबंदी आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अट्रैक्ट करता है और यह अनटचेबल के जैसा व्यवहार करता है, और उन महिलाओं को भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिलनी चाहिए। इधर कोर्ट का आदेश जारी हो गया और उधर मंदिर से जुड़े हुए लोगों का भी एक डिसीजन आ गया कि नहीं, हम तो महिलाओं को प्रवेश नहीं देंगे। यहां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस उभर कर आ जाता है। तो ऐसे केसेस उभर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई एक ऐसा डिसीजन नहीं है कि जो हम अब बाद की तरह देख सकते हैं। ऐसे कई सारे मामले आ रहे हैं, चाहे वो हाजी पीर का मामला हो, चाहे वो क्या कहते हैं समलैंगिकों का मामला हो। ऐसे केसेस आते ही जा रहे हैं। पिछले दिनों रिजर्वेशन का मामला भी आया था कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक रिजर्वेशन संबंधी डिसीजन दिया गया था, उसके बाद अखिल भारतीय सपा आंदोलन हो गया था। तो ऐसे मामले उभरते जा रहे हैं। इस तरीके से देखेंगे तो कई सारे कारण हैं जिसके बदौलत अवमानना के केसेस बढ़ रहे हैं। अब हम देखें कि
अवमानना की संकल्पना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और उसका विकास क्रम क्या दिखता है। यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि अवमानना का कॉन्सेप्ट इतिहास में कौन से बैकग्राउंड से उभरा और पूरी दुनिया किस दिशा में जा रही, और तब आपको एक बात समझ में आएगी कि भारत को भी कौन सी दिशा में मुड़ना चाहिए। संक्षेप में चर्चा करेंगे ताकि आपको सिर्फ विजन मिले। यहां पर हम आपकी तैयारी निबंध के स्तर पर नहीं करवा रहे हैं, हमने आपको सिर्फ और सिर्फ एक बुनियादी अंडरस्टैंडिंग देने का प्रयास किया है। अब उदाहरण देखिए कि हेनरी पंचम जो प्रिंस जब थे तब प्रिंस हुल के नाम से जाने जाते थे। ये 15वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ में इंग्लैंड का राजा है और यह है गेस्कोइक। गेस्कोइक उस समय एक जज है। हेनरी पंचम का पिता हेनरी फोर्थ उस समय राजा था। यह राजतंत्र का दौर है, राजतंत्र की निरंकुशता का दौर है। निरंकुश राजतंत्र के दौरान क्या होता था कि जज जो होते थे वो राजा के मिनिस्टर की तरह होते थे। आप मुगल काल वगैरह में भी पढ़ते हैं कि जो सदर सुदूर होता था वो उसकी नियुक्ति राजा के द्वारा होती थी, या दिल्ली सल्तनत में पढ़ते हैं कि जो सबसे प्रधान जज होता था जिसको काजी उल कुजात कहा जाता था उसकी नियुक्ति भी राजा करते थे। प्राचीन काल में हम धर्मस्थीय पढ़ते हैं, कंटका शोधन पढ़ते हैं, ये सब न्यायिक विभाग हुआ करते थे, वो राजा के द्वारा नियुक्त किए गए मिनिस्टर की तरह होते थे, क्योंकि राजा ही सर्वे सर्वा होता था और वह अपने अधीन सबसे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति करता था और इनके द्वारा किए गए फैसले के खिलाफ भी अपील होता था और वो अपील अंत में राजा सुनता था। राजा का फैसला ही अंतिम फैसला। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक, भारत से लेकर दुनिया तक राजतंत्र की निरंकुशता की व्यवस्था में यही व्यवस्था थी। यहां देखोगे आप कि निरंकुश शासन चलाने वाला हेनरी फोर्थ का बेटा प्रिंस हुल के नौकर के खिलाफ एक कोर्ट केस चल रहा था। अदालत ने उसको दोषी करार दिया। प्रिंस हुल ने इसके खिलाफ जज को रोकने का प्रयास किया। जज ने कहा कि उस व्यक्ति के दोषी होने का पर्याप्त एविडेंस हमारे सामने में, अतः हम उसे गलती करने वाला मानेंगे और उसको पनिशमेंट देंगे। जब जज ने अपना फर्मनेस शो किया तो प्रिंस हुल ने जज को रोकने का प्रयास किया और फिजिकल मैन हैंडलिंग हो गई। अदालत में ही जज के खिलाफ हाथापाई हो गई और इस स्थिति में गेस्कोइक ने प्रिंस हुल के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का केस लगा दिया। ये कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के केस का पहला रिकॉर्डेड एग्जाम्पल नजर आता है और अंत में यह केस किसके पास गया तो हेनरी द फोर्थ हु वाज द किंग, उनके कोर्ट में यह केस गया। और उनके कोर्ट में जब यह केस गया तो सामान्य तौर पर लोगों को यह लग रहा था कि चूंकि हेनरी फोर्थ पिता हैं हेनरी पंचम यानी प्रिंस हुल के, बाद में यही आके तक राजा बन गए जिनका नाम हेनरी पंचम हो गया था, तो अपने बेटा के पक्ष में फैसला करेंगे। लेकिन हेनरी फोर्थ ने यह काम नहीं किया, बल्कि हेनरी फोर्थ ने यह कहा कि गेस्कोइक सही है और प्रिंस को भी कानून का रेस्पेक्ट करना चाहिए था। और राजा के निर्देश के बाद फिर प्रिंस हुल ने यह मान लिया कि उसकी गलती थी। यहां से आपको कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का एक हिस्ट्री नजर आए। उसके बाद के दौर में चलकर देखेंगे कि जब डेमोक्रेसी आ गया तो डेमोक्रेसी आने के बाद इस कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के कैरेक्टर में चेंज आया। यहां कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का मतलब था कंटेम्प्ट अगेंस्ट द किंग, क्योंकि गेस्कोइक एक व्यक्ति नहीं है, गेस्कोइक एक राजा का मंत्री है और राजा के मंत्री के खिलाफ अवहेलना का मतलब है राजा के खिलाफ अवहेलना। और राजा प्रभुता का मालिक था, संप्रभु था, तो उसकी प्रभुता को चुनौती मिलती थी किसी प्रकार के कंटेम्प्ट से। जब वो चीज खत्म हो गया, डेमोक्रेसी आ गया, प्रभुता जनता में आ गई, तो अब हर चीज को एक ही गज से नापने की जरूरत है और वो ये कि इससे जनता की शक्ति बढ़ती है कि घटती है। जनता की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया गया कोई भी फैसला
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की कसौटी पर डेमोक्रेटिक है, और यदि सुप्रीम कोर्ट के जज की शक्ति को बढ़ाने के लिए कोई फैसला किया जाता है तो वह कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की कसौटी पर डेमोक्रेटिक नहीं माना जाए, क्योंकि एक ही गज से चीजों की अच्छाई को बुराई को नापना है कि इससे जनता के अधिकारों में वृद्धि होती है या कि कमी होती है। यही तो लोकतंत्र का कार्डिनल प्रिंसिपल है। अब देखो कि दुनिया में किस प्रकार के फैसले हुए हैं कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट को लेकर, इस आधार पर आप इसके विकास को समझ सकते हो, इसके विकास के क्रम को समझ सकते हो। ऐसे देखो कि एक है फाइक कैचर का केस। फाइक कैचर का केस बहुत ही चर्चित है। इसमें क्या हुआ था कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स का डिसीजन आया था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के डिसीजन के बाद उसके सबसे प्रचलित अखबारों में से एक डेली मिरर ने इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट, जो वहां का हाउस ऑफ लॉर्ड था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के निर्णय देने वाले 3 जजेस के बारे में अखबार में एक खास तरीके का ट्रीटमेंट किया। अखबार में उन तीनों जजेस का फोटो उल्टा दे दिया। जैसे मैं सीधा खड़ा हूं, मैं सर के बल खड़ा हो जाऊं, उन तीनों जजेस को सर के बल दिखा दिया और उसके नीचे लिख दिया गया, यू फूल ओल्ड मैन, तुम लोग बुढ़े मूर्ख लोग हो। 3 जजेस का फोटो और नीचे लिख दिया गया, यू फूल ओल्ड मैन। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड इसके पहले हमने कभी नहीं देखा था किसी सुप्रीम जज के खिलाफ देश के किसी लीडिंग पेपर के अंदर। आपको भी सामान्यतः नहीं मिला होगा। उसके बाद उस मैटर को लेकर डेली मिरर के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की प्रक्रिया शुरू करने की बात की गई। उन 3 जजों में एक जज थे लॉर्ड टेम्पलमैन। लॉर्ड टेम्पलमैन के कोर्ट में ही कंटेम्प्ट के लिए प्रपोजल आया। टेम्पलमैन ने क्या कहा, हम इस विषय पर प्रेस के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का केस एड्रेस नहीं करेंगे। उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का केस नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? उन्होंने कहा कि उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि तुम बुढ़े मूर्ख। तो पहली बात तो यह है कि बुढ़ा तो मैं हूं, और जहां तक बात यह है कि मैं मूर्ख हूं क्या, उसका परसेप्शन है कि मैं मूर्ख हूं। मुझे लगता है मैं मूर्ख नहीं हूं। अब उसने मुझे मूर्ख कह दिया, इसके लिए मैं उसे पनिशमेंट दे दूं। इस तरीके से जुडिशियल प्रक्रिया नहीं चलेगी। इसमें टिट फॉर द टैट की कहानी आ जाती है, तो टिट फॉर टैट की कहानी नहीं होनी चाहिए। मैं आंख के बदले आंख में विश्वास नहीं करता हूं। यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का प्रश्न है। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन यह बात दंडनीय नहीं है। अब आप देखो तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक्सटेंट बढ़ता नजर आएगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कई दफा इतनी कड़वी होती है कि लोगों को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन इसे कड़वी हद तक स्वतंत्रता होनी चाहिए, नहीं तो इसके खिलाफ कई सारे लोगों के भ्रिकुटियां तन सकती हैं, और जिनकी भ्रिकुटी तनेगी वो इसके ऊपर आरोप लगाकर इसको दंडित करवा देंगे। महात्मा गांधी ने तो कहा था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है कि यदि इसका कुछ दुरुपयोग भी हो गया तो भी इसका सम्मान होना चाहिए। अब देखेंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक बहुत बड़ा थिंकन है जिनका नाम है वोल्टेयर। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात से असहमत हूं, जो तुमने कहा उस बात से मैं असहमत हूं, मैं उसका खंडन करता हूं, लेकिन तुमने जो कहा है ये तुम्हारा अधिकार है, तुम ये कह सकते हो, और तुम्हारे इस अधिकार का अतिक्रमण किसी ने किया तो मैं तुम्हारे इस अधिकार की रक्षा के लिए तब तक लड़ूंगा जब तक मेरी जान में जान बाकी है। आप इस तरीके से देखिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बड़ी महान चीज माना गया है। इसी के तहत आपको एक दूसरा केस भी नजर आने को है कि ब्रेक्जिट के मामले में भी वहां के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इसी डेली मिरर ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट एक तरह से एनिमी ऑफ द पीपल है। जब मैं सुप्रीम कोर्ट बोलता हूं तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली वहां का हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता था। हालांकि पिछले दिनों वहां सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत हो गई है। तो
हाउस ऑफ लॉर्ड्स या सुप्रीम कोर्ट जो कहिए उसको एनिमी ऑफ द पीपल कह दिया गया, और उसके बावजूद इस पेपर के अगेंस्ट वहां कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का केस नहीं चला। आप कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का केस देखेंगे एक अमेरिका के मामले में बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एंड्रयू जैक्सन एक आर्मी ऑफिसर था, उसने एक अखबार वाले को गिरफ्तार कर लिया। अखबार वाले को गिरफ्तार कर लिया था इसलिए क्योंकि अखबार वाले ने कोई रिपोर्टिंग किया था, रिपोर्टिंग को सेंसिटिव माना गया मिलिट्री अधिकारी की ओर से, और इसी अधिकारी ने उसको गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद हैबियस कॉर्पस के तहत उसे कोर्ट में पेश किया गया और उसको बेल मिल गया। और जब हैबियस कॉर्पस के तहत कोर्ट ने उसे बेल दिया तो एंड्रयू जैक्सन ने जज को ही अरेस्ट कर लिया। बाद में जज को भी हैबियस कॉर्पस के तहत बेल मिल गया, और उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ओर से यह बात तय हुई कि एंड्रयू जैक्सन के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके तहत इसके ऊपर कार्रवाई हुई थी और इसको दोषी माना गया था। तो आप यहां पर देखेंगे कि यह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है कि जिसके तहत कोर्ट के डिसीजन के आधार पर कोर्ट में डिसीजन देने वाले जज को ही अरेस्ट कर लिया गया था। इसका कहना था कि युद्ध का समय चल रहा है और देश की सेना से संबंधित कोई भी बात की रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए, जबकि उस समय तक युद्ध खत्म हो चुका था, संधि हो चुकी थी। तो इसमें गलती इसकी हुई। बाद में इसने खुद भी एक्सेप्ट किया था कि मुझसे गलती हुई है, बाद में यह अमेरिका का प्रेसिडेंट भी हो गया था। तो आप देखोगे कि दुनिया किस दिशा में जा रही है। दुनिया की दिशा की ओर आप जब दृष्टि डालेंगे तो आपको यह अंदाजा लगेगा कि इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, ऐसे कई सारे देश हैं जिनके कोर्ट्स ने पिछले 20-30 वर्षों में ऐसे निर्णय दिए हैं जिन निर्णयों से यह अंदाजा लगता है कि कोर्ट अपनी आलोचना को लेकर सहज है। वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि मेरी मर्यादा मेरे खिलाफ लोगों की जुबानबंदी से नहीं तय होती है, और मेरी हर आलोचना मेरे अपमान का कारक नहीं है। हो सकता है कि वह मुझे सुधार का एक मौका भी दे। हो सकता है कि जस्टिस सिस्टम इसके बदौलत और बेहतर हो जाए, क्योंकि पावरफुल मेरा होना जरूरी नहीं है, पावरफुल होना जरूरी है कोर्ट का। और कोर्ट का पावर भी कोर्ट के पावर के लिए नहीं आया है, जस्टिस सिस्टम के जस्ट होने को सुनिश्चित करने के लिए आया है। और इसीलिए आप देखेंगे कि अमेरिका वगैरह में फ्लेचर का जो केस आया था, उस केस के बाद से जुडिशियरी अपने डिसीजंस जब दे रहा है तो क्रिमिनल केसेस वगैरह में भी सामने में लोग बैठे रहते हैं और मीडिया उसका पब्लिकेशन करता है। मीडिया यदि आपकी बातों को संसार के सामने रख देता है तो इसके कारण हो सकता है कि आपके निर्णय की जांच हो, और जांच के क्रम में कभी कभी कुछ बातें अतिवादी भी हो सकती हैं। जांच करने वाला आदमी उतना वाइज नहीं होगा, उतना न्यूट्रल नहीं होगा, लेकिन कम से कम चीजें जो बंद पर्दे के पीछे हो रही हैं उसके अंदर बुरी बात होने की गुंजाइश होती है। उसको पब्लिक डोमेन में जाने से जब हम रोकते नहीं हैं तो हम पहले की तुलना में ज्यादा सचेत हो जाते हैं। एक बात ध्यान रखना यही होता है कि न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हुए आदमी के द्वारा दिए गए प्रत्येक निर्णय को न्याय नहीं कहा जा सकता। न्याय होना जरूरी है और न्याय दिखना जरूरी है। न्यायाधीशों का पर्दे के पीछे बहुत शक्तिशाली होना अनिवार्य नहीं। जरूरी इस बात को माना जाना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायिक प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएं। हमें यह सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारे देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मास्टर ऑफ द रोस्टर बनाने की जरूरत ही क्या है। दुनिया के किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाइए आप, वहां का जो चीफ जस्टिस है वो मास्टर ऑफ द रोस्टर नहीं। यदि मास्टर ऑफ द रोस्टर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो वह कोर्ट फिक्सिंग करवा सकता है। आई डोंट से कि करता है, करवा सकता है। और करवा सकता है के आधार पर ही बेसिकली दुनिया का तमाम लॉ बनता है कि इस तरीके से लॉ का उल्लंघन हो सकता है तो उल्लंघन करने वाले का द्वार बंद कर दिया जाए।
तो हमें भी तो सोचना चाहिए कि हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बेमतलब का क्यों मास्टर ऑफ द रोस्टर बनाए हुए हैं। क्यों ना हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक प्रणाली को ऊपर के 5 सीनियर मोस्ट जजेस के हाथ में दे दें। क्यों ना हम बहुत हद तक उसे ऑटोमेटाइज कर दें। हम ऑटोमेटाइजेशन की ओर नहीं जा रहे हैं। तो नतीजा यह निकल कर आता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है वो एक फ्यूडल हेड बन जाता है। और यदि उसका सरकार के पक्ष में या सरकार के विपक्ष में कोई अलाइनमेंट हो गया तो फिर पूरा का पूरा जुडिशियरी एक खास तरीके की भाषा में बात करने लगता है। हमें यह देखना पड़ेगा। अभी देखो तो प्रशांत भूषण केस में उनके कौंसल जो दवे साहब हैं उन्होंने कहा कि हमें इस बात को आंख खोलकर देखना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया और उसके बाद उस महिला के मामले को देखने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया छुट्टी के दिन कोर्ट खोल देते हैं और उसके बाद में फिर उस महिला को उसी पोस्ट पर रीइंस्टेट कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जितने बड़े पद के ऊपर बैठे हुए एक आदमी के ऊपर इतना गलत आरोप लगाया गया तो क्या वो महिला दोबारा उस पोस्ट पर आ सकती है कभी? यदि वो महिला दोबारा आ गई और उसका विरोध नहीं हुआ तो इससे कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो उठता ही है। यदि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पोस्ट से रिटायर होते ही राज्यसभा चले जाते हैं तो एक प्रश्न तो खड़ा होता ही है। ऐसे कई तरह के प्रश्न खड़े होते हैं और इन प्रश्नों का जवाब खोजना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे प्रश्नों का जवाब खोजने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य जस्टिसेस एंड हाई कोर्ट के जजेस को अपना प्रयास करना चाहिए। महत्व तो इसका नहीं है कि आपके खिलाफ लोगों ने क्या बोला, महत्व तो इसका है कि लोगों की दृष्टि में आपका इमेज कैसा बन रहा है। और आपका इमेज कैसा बनता है उसमें लोगों के द्वारा आपके ऊपर की गई टिप्पणियों से कहीं ज्यादा प्रभाव इसका पड़ता है कि आपके निर्णय की प्रक्रिया कैसी थी। आपके जुडिशियल सिस्टम का बेहतर होना जरूरी है और आपके द्वारा दिए गए निर्णय का बेहतर होना जरूरी है। यदि आपके निर्णय के ऊपर एक रीजनेबल प्रश्न खड़ा हो जाता है और आपके प्रोसेस पर एक रीजनेबल प्रश्न खड़ा हो जाता है उसका समाधान खोजना ज्यादा जरूरी। हर आरोप, हर केस अपने आप में एक अवसर होता है, न सिर्फ इस बात का कि इससे संबंधित निर्णय निकाला जाए बल्कि पुनर्विचार करने का। हम अपने सुप्रीम कोर्ट को, अपने हाई कोर्ट को पहले की तुलना में और बेहतर कैसे बना सकते हैं? हम 21वीं शताब्दी की स्वतंत्रता की चेतना के साथ इसको किस तरीके से सुरबद्ध कर सकते हैं? यदि हम इसको 21वीं शताब्दी के एस्पिरेशन से सुरबद्ध नहीं कर पाते, यदि हम अमेरिका और इंग्लैंड के हाईएस्ट कोर्ट के जैसे लिबर्टी प्रोन नहीं बना सकते, यदि हम इसको लोगों के लिए ओपन नहीं कर सकते, तो हम क्लोज्ड कोर्ट की ओर जाकर कोर्ट की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ा सकते। कोर्ट की विश्वसनीयता जाएगी तो जस्टिस सिस्टम कलेप्स कर जाएगा। प्रश्न ये नहीं है कि प्रशांत भूषण इज राइट और रॉन्ग। मे बी ही इज रॉन्ग। आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन डीलिंग विद दिस पर्सनल केस और दिस पर्टिकुलर केस। मे बी ही इज रॉन्ग, बट lots of dust is there in the air and we have to clear the air to let the people continue with their continuous faith in the judicial system, and for that purpose we have to do the soul searching, the self soul searching. हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा और अपने अंदर यदि कुछ गंदगी नजर आती है तो सबसे पहले अपना घर साफ करना पड़ेगा। कहते हैं कि अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। तो सबसे पहली जरूरत यह है कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट भी अपने अंदर की सफाई करे। कहते हैं कि हु विल जज द जजेस। जब तक हिंदुस्तान में जजेस को जज करने वाले लोग नहीं होंगे, जजेस को जज कौन कर सकता है? जजेस को जज करने के लिए कोई बॉडी नहीं आएगा, लेकिन निश्चित तौर पर जनता के बीच में इनके मामले जाने चाहिए। निश्चित तौर पर हमें उस प्रोसेस की ओर जाना चाहिए जिसमें कि जन भागीदारी बढ़े। इनके निर्णय की प्रणाली के साथ में लोगों की भागीदारी बढ़ना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो हमारा न्यायिक सिस्टम ज्यादा लंबी आयु पाएगा।
आज की चर्चा इतनी ही। धन्यवाद।